नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ITR 3 असेसमेंट ईयर 22-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए किस प्रकार फाइल करनी है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ITR 3 किसे फाइल करनी होती है। दोस्तों जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसकी के बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है वो ITR 3 फाइल कर सकता है। यदि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आप ITR 1 या ITR 2 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ITR 3 आप ऑफलाइन ही फाइल प्रिपेयर करेंगे और उसे ऑनलाइन आप अपलोड करेंगे जेसन फाइल को। तो इसके लिए आप incometax.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 जैसे कि है तो यहाँ पे कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई है ITR 1 से ITR 4 के लिए। तो इसके अंतर्गत ही आपको ITR 3 की भी यूटिलिटी जो है वो मिलेगी। तो आप यहाँ यूटिलिटी पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे यूटिलिटी की जो रिलीज डेट है वो चेक कर लीजिए, लेटेस्ट यूटिलिटी के अकॉर्डिंग आप ITR प्रिपेयर करें। दोस्तों इस प्रकार ये जो जिप फाइल में यूटिलिटी है आप सेव कर लेंगे अपने फोल्डर में। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है जिससे कि ये यूटिलिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले वाला है सेटअप, इसे आप रन करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डेस्कटॉप यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे यूटिलिटी का वर्जन देख सकते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद सबसे पहले रिटर्न है, आप यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ड्राफ्ट वर्जन होगा रिटर्न का तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर प्री फिल डेटा भी आपने डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के बीच में आपको इनकम अर्न हुई है उसकी पूरी डिटेल आएगी, जिसमें कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम भी होगी। तो यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो प्री फिल डेटा है वो डाउनलोड करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट से और यहाँ पे इंपोर्ट करना है। प्री फिल डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है या इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ पे सबसे लास्ट में डाउनलोड प्री फिल डेटा का लिंक दिया गया है, इसे क्लिक करना है और ये जेसन फाइल में जो डेटा है वो आप अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर जो है वो चूज़ करेंगे और उसके बाद डाउनलोड करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे आप प्री फिल डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर यदि आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं यूटिलिटी में डेटा तो यहाँ पे पहला जो है ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डाउनलोड कर लिया है तो कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने जो जेसन फाइल सेव की हुई है उसे यहाँ पे अटैच करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप पैन नंबर, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, असेसमेंट ईयर, जो इंपोर्ट डेट है वो देख पाएंगे। उसके बाद फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है व्यक्ति, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टैब चूज़ करेंगे। यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो आप सेकंड टैब जो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है और उसके बाद आपको ITR फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि ये कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है ITR 1 से ITR 4 फाइल करने के लिए, तो हमें तो ITR 3 फाइल करनी है तो ITR 3 आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद प्रोसीड विद ITR 3 पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो देख सकते हैं, FAQ भी यहाँ पे दिए गए हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ITR फाइल करने के लिए, आप उन्हें यहाँ पे देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को। तो जब आप ये सभी देख लें तो उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, कि आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। जैसे कि इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 से ज़्यादा यदि उसकी टैक्सेबल इनकम है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेगा। या फिर व्यक्ति इसलिए रिटर्न फाइल कर रहा है क्योंकि वो 7th प्रोविज़न के अंतर्गत कवर्ड है सेक्शन 139 में, जैसे कि उसने डिपॉजिट किया है या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 1 करोड़ और मोर इन करंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, या फिर उसने इनकर किया है फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़, या फिर उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए 1 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा किया गया है, या फिर जो अदर कंडीशंस हैं जो कि नोटिफाई की हैं गवर्नमेंट ने उसके अंतर्गत व्यक्ति फॉल करता है। तो ये आप चूज़ करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने कुछ और कंडीशन नोटिफाई किया है सेक्शन 139 के अंतर्गत, जहाँ पे कि व्यक्ति के लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। यानी कि यदि उसकी टर्नओवर या ग्रोस सीट बिजनेस से 60 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
या फिर उसकी ग्रोस सीट प्रोफेशन से 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर व्यक्ति का जो TDS और TCS का अमाउंट है प्रीवियस ईयर में 25,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यदि वो सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है उसका अमाउंट, तो उसके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति डिपॉजिट करता है एक या फिर एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में और एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो गया है तो उस केस में भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। तो उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये टैब दी गई है, जनरल, इनकम, बिजनेस। तो ये जो शेड्यूल है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यदि आप इससे ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है तो यहाँ पे ये शेड्यूल आप टिक कर लीजिए। इसके अलावा जो शेड्यूल है जैसे कि शेड्यूल ऑफ इनकम और स्पेसिफाइड पर्सन, यदि क्लबिंग की प्रोविज़न भी आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप ये चूज़ कर लीजिए। यदि आप नहीं अभी चूज़ कर रहे हैं बाद में भी ये आप चूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि एग्जम्प्ट इनकम है तो यहाँ से आप अपने राइट हैंड साइड में टिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो टैब है वो चेंज कर सकते हैं और ये शेड्यूल भी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे कि डिडक्शन के केस में बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही शेड्यूल यहाँ पे टिक्ड हैं, लेकिन यदि आप कोई और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं जैसे कि सेक्शन 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम की तो आप ये टिक कर लीजिए, या फिर आप बाद में भी इसे टिक कर सकते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल शेड्यूल आपने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे सकते हैं ताकि आप आसानी से ये ITR फिल कर सकें, या फिर इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। तो यदि आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपसे फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है पूछी जाएगी कि क्या आपने जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए फॉर्म नंबर 10IE जो है क्या वो फाइल किया था, क्या आपने ऑप्ट किया था। तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, या फिर आपने पिछले साल तो ऑप्ट नहीं किया था नई टैक्सेशन स्कीम जो है, लेकिन इस साल आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये टिक करेंगे। यदि ऑप्ट नहीं करना चाहते तो ये, या फिर पिछले साल भी आपने ऑप्ट किया था और इस साल भी आप उसी स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करना चाहते हैं जो नई स्कीम है सेक्शन 115 BSC की, तो वो चूज़ करेंगे। या फिर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, लास्ट ईयर में आपने ऑप्ट किया था और इस साल ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो ये आप जो है अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप नॉट ऑप्टिंग की ऑप्शन के अलावा कोई भी और ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे, यानी कि लास्ट ईयर भी आपने 115 BSC को ऑप्ट किया था, इस साल भी आप कंटिन्यू टू ऑप्ट करना चाहते हैं या ऑप्ट आउट होना चाहते हैं, या फिर इस साल ऑप्ट इन होना चाहते हैं, सभी केस में आपको फॉर्म नंबर 10IE पहले फाइल करना है। उसके बाद आपको ITR 3 फाइल करना है, क्योंकि इस फॉर्म का जो नंबर है एक्नॉलेजमेंट नंबर वो इस ITR के अंदर भरा जाएगा। दोस्तों यदि आपको फॉर्म 10IE फाइल करना है तो आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो पहली टैब है पर्सन विद बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आइटम पर पेज आप कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर 10IE आ गया है, डिटर्मिनेशन टैक्स इन सर्टेन केसेस। तो ये फॉर्म आपको पहले फाइल करना है यदि आप नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं इनकम टैक्स की, या फिर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि व्यक्ति ओल्ड स्कीम भी ऑप्ट कर सकता है इनकम टैक्स की, या फिर नई स्कीम भी ऑप्ट कर सकता है। ओल्ड स्कीम के अंतर्गत टैक्स रेट ज़्यादा है, लेकिन व्यक्ति डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम कर सकता है। नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स रेट कम है, लेकिन डिडक्शंस और एग्जम्पशन नहीं मिलती हैं स्पेसिफाइड, तो इसलिए आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति नई स्कीम को ऑप्ट करता है और वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है तो उस केस में वो एक बार स्कीम को ऑप्ट कर लेगा, तो उसके बाद वो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी इसी स्कीम के अंतर्गत ही कवर्ड होगा। वो इससे एक ही बार सिर्फ ऑप्ट आउट कर सकता है, यानी कि विड्रॉ कर सकता है, और यदि वो विड्रॉ कर लेता है नई स्कीम से तो उसके बाद वो कभी भी नई स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स पे नहीं कर सकता। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आप नई स्कीम को ऑप्ट इन कर रहे हैं या ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 10I फाइल करना है, उसके बाद ही आप ITR 3 जो फिलअप करना स्टार्ट कीजिए।
तो यहाँ पे हम इसे स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे सैलरी एग्जम्पशन से रिलेटेड जो है FAQ दिए गए हैं। यदि आपकी सैलरी इनकम है तो उस केस में यदि अलावेंसेस एक्स्ट्रा आपको मिले हैं, ड्यूल के जो क्वेश्चन है वो टिक कर सकते हैं। यदि आप नई स्कीम ऑप्ट करेंगे तो उस केस में आपको ये अलावेंसेस या डिडक्शन नहीं मिलते हैं। यदि आप ओल्ड स्कीम के अंतर्गत ऑप्ट करेंगे तो ये स्कीम जो है आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ओल्ड स्कीम, जहाँ पे कि आप HRE एक्स्ट्रा जो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसका अमाउंट फिलअप करेंगे कि कितनी एग्जम्पशन आपको अलाउड है और अदर एग्जम्पशंस। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, रेलेवेंट डिटेल फिल करके उसके बाद डिडक्शंस की जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि क्या आपने कोई डोनेशन पे किया। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 80G के अंतर्गत जो डोनेशन का शेड्यूल है वो आपको फिलअप करना होगा, जो कि नेक्स्ट आएगा। तो हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई और डिडक्शन क्लेम करनी है इनकम टैक्स में, जैसे कि सेक्शन 80GG जो रेंट पेड की डिडक्शन होती है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अमाउंट। और इसके अलावा यदि आप सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फिर ये शेड्यूल आप बाद में भी फिलअप कर सकते हैं। और यदि आपने पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। या 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यस करेंगे। तो शेड्यूल 80D का जो वो आपको फिल करना होगा। यदि आपने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया है उसकी डिडक्शन मिलती है। सेल्फ एंड रिलेटिव के लिए यदि लिया है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये शेड्यूल आप बाद में फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम आपको हुई है तो 10,000 रुपीज़ तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट उससे कम है, मान लीजिए 5,000 ही है, तो 5,000 की ही डिडक्शन मिलेगी 80TTA के अंतर्गत। यदि व्यक्ति की एज 60 ईयर से कम है, यदि 60 ईयर्स एंड अबव है तो 80TTB के अंतर्गत 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस या फिर नो जो है चूज़ करेंगे। तो शेड्यूल ये आपको भरना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद यदि आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं सेक्शन 44AD के अंतर्गत, जैसे कि 8% अमाउंट आप डीम्ड इनकम मान के उस पर टैक्स पे कर देते हैं, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, जिस केस में कि आपको ये सेक्शन 44AD का जो शेड्यूल है फिलअप करना होगा। या फिर आप प्रोफेशनल हैं और आप अपनी इनकम 50% पे इनकम टैक्स जो है वो पे करना चाहते हैं, डीम्ड इनकम मानी जाती है। यदि 50 लाख रुपीज़ तक की इनकम है प्रोफेशनल की तो 44ADA का शेड्यूल फिलअप करना होगा। और यदि व्यक्ति गुड्स कैरिज का बिजनेस करता है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो रेट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो ITR 3 में ये शेड्यूल जो भर सकता है। तो इस केस में वैसे एक सेपरेट फॉर्म यानी कि ITR 4 भी है, यदि आप उसमें फिलअप करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ITR 3 में भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो प्रोविज़न है वो अवेल कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करते हैं, सबसे पहले पार्ट A है यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप पे प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि ऑटोमेटिकली आएगी इनकम टैक्स के पोर्टल से, जैसे कि आपका नेम, आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर यदि आपने लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बड़ा बदलाव किया गया वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये आपको एंटर करना होगा कि आपने बिजनेस कब शुरू किया था। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जैक्ट डेट आपको यहाँ पे बतानी होगी। दोस्तों दूसरी जो टैब है वो है कॉन्टैक्ट की है इसी जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपकी ऑटोमेटिकली आ रही है इनकम टैक्स के पोर्टल से, जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पे आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन के अंतर्गत यदि आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि आप नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे तो उस केस में आप को यहाँ पे है क्लिक करना है कि आप कंटिन्यू टू ऑप्ट कर रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं। यदि आपने पिछले साल भी ऑप्ट इन किया था तो यहाँ पे कंटिन्यू टू ऑप्ट यदि आप करते हैं तो उस केस में ये नया पॉपअप ओपन हो जाएगा जो कि बताएगा कि यदि आप नई स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी डिडक्शंस
या फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो आप इन्हें क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने लास्ट ईयर में जो है नई स्कीम ऑप्ट नहीं की थी, इस बार आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको फ़ोन नंबर 10IE का यहाँ पे जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग देनी होगी, जो कि आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल किया है। तो हमने लास्ट ईयर में ऑप्ट नहीं किया था, इस साल भी ऑप्ट नहीं कर रहा नई स्कीम, तो इसलिए हमने यहाँ पे नो कर दिया है। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ जो कंडीशंस हैं वो चूज़ करनी है, जैसे कि 182 डेज़ और मोर यदि व्यक्ति रेजिडेंट है, यदि नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो भी आपको अकॉर्डिंगली यहाँ से चूज़ करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। दोस्तों, यदि पहले व्यक्ति नॉन रेजिडेंट था, वो रेजिडेंट बन गया है, तो उस केस में सेक्शन 115H एप्लीकेबल होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यस यदि आपके लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन था और बाद में वो रेजिडेंट इंडियन बन जाता है और उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है फॉरेन एक्सचेंज एसेट से सेक्शन 115C में जो मेंशन किया गया इस क्लोज के अंतर्गत, तो उसके लिए ये प्रोविज़न जो कंटिन्यू टू अप्लाई रहेंगी। इसके लिए सेक्शन 115H है इनकम टैक्स का। दोस्तों, यदि व्यक्ति पोर्टुगीज सिविल कोड के अंतर्गत गवर्नड है, तो उस केस में यहाँ पे यस टिक कर सकता है, यानी कि जो इनकम है स्पाउसेस के बीच में अपोर्शन करनी होती है इस एक्ट के अंतर्गत, तो आप ये टिक कर सकते हैं। यदि सेसिक यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में और यहाँ से ही इनकम हो रही है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो यहाँ पे वो यस टिक कर सकता है। यदि व्यक्ति एज ए लीगल हेयर रिटर्न फाइल कर रहा है किसी और व्यक्ति की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो उस केस में वो यहाँ पे यस टिक कर सकता है। तो उस केस में आपको नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, आप किस कैपेसिटी में फाइल कर रहे हैं, क्या आप लीगल हेयर हैं, मैनेजर हैं, गार्डियन हैं, अदर हैं। जैसे कि माइनर के केस में वो आप यहाँ टिक करेंगे। एड्रेस आपको एंटर करना है, पैन नंबर एड्रेस एंटर करना है रिप्रेजेंटेटिव का, और आधार नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यदि आपके पास डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी की, तो आप यहाँ पे जैसे यस क्लिक करेंगे तो आपको नेम ऑफ द कंपनी देना है, क्या कंपनी डोमेस्टिक या फॉरेन है, पैन नंबर देना है, क्या कंपनी के शेयर लिस्टेड है या अनलिस्टेड हैं, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको देना है। तो हमारे लिए नो है यहाँ पे। यदि कोई व्यक्ति पार्टनर भी है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो यहाँ पे यस टिक करेगा, तो नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड पैन नंबर यहाँ पे उसे एंटर करना होगा। और यदि व्यक्ति के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो उस केस में यहाँ पे यस टिक करेगा और उसके बाद उसे उसकी डिटेल भी देनी होगी अनलिस्टेड शेयर्स की। तो आप यहाँ यस करेंगे तो यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, पैन नंबर ऑफ द कंपनी, ओपनिंग बैलेंस शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर, शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड शेयर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस, ये डिटेल आपको देनी होगी। दोस्तों, अगली टाइप ऑडिट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है कि क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल है। सेक्शन 44AA दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, जहाँ पे कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को जो बुक्स ऑफ अकाउंट है या बिजनेसमैन को मेंटेन करनी होती हैं। तो आप यदि यहाँ पे यस टिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल हैं, तो आप अकॉर्डिंगली टिक कर लीजिए। यदि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 44AE, 44BB, 44AD, 44ADA, 44BBA, तो आप यहाँ पे यस टिक करेंगे। तो यदि आप नो टिक करेंगे, आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं डिक्लेयर कर रहे, तो आपको ये बताना है कि आपकी जो टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट क्या 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में है। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली यदि यस टिक करते हैं तो उस केस में फर्दर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन यदि टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हो रही है, 10 करोड़ तक है, तब भी टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस केस में आपकी जो सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या कैपिटल अकाउंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आप कैश में या फिर नॉन अकाउंट पे चेक में रिसीव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका एक्सपेंडिचर है एसेट पे या फिर एक्सपेंसेस पे, वो भी कैश में नॉन अकाउंट पे चेक में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर का। तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यदि टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही 1 करोड़ की, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे 44AB का यस टिक करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करा लिया है। यदि हाँ, तो उस केस में चार्टर अकाउंटेंट की जो डिटेल आपसे पूछी जाएगी कि किस दिन ऑडिट रिपोर्ट आपको दी गई है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, नेम ऑफ द ऑडिटर, मेंबरशिप नंबर,
जो है, और पैन नंबर ऑफ द फर्म, आधार नंबर, तो ये डिटेल आपसे पूछी जाएगी टैक्स ऑडिट के केस में। इसी प्रकार यदि आप 92E के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं तो उस केस में भी आपको जो है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। यदि आप कोई और ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करने के लिए लायबल है इनकम टैक्स में तो उस केस में आपको सेक्शन यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। सेक्शन 10A, 10AA एक्स्ट्रा, इन सेक्शन के अंतर्गत रिपोर्ट देनी होती है। इसके अलावा यदि आप किसी और एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव एक्ट है वो चूज़ करना होता है, जैसे कि बैंकिंग एक्ट या सेंट्रल एक्साइज या सेल टैक्स एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ से लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं यदि आप किसी और एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो ऑलरेडी प्री वैलिडेट की हुई है, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल से। तो यहाँ पे कम से कम एक बैंक आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। यहाँ पे आप और बैंक भी ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 1 बैंक आपको रिफ़ंड के लिए चूज़ करना होता है। यदि मल्टीपल अकाउंट आपने सेलेक्ट किए हैं रिफ़ंड के लिए तो CPC के द्वारा किसी एक बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि आपका रिफ़ंड है तो आपका कम से कम एक जो प्रेफर्ड बैंक वो प्री वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के सामने टिक आ गया है, यानी कि ये टैब जो है कंप्लीट हो चुकी है, कंफर्म हो चुके हैं। अब आपको अगली टैब यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है, उसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप सेक्शन कोड चूज़ करेंगे कि आपका जो बिज़नेस है उसका नेचर क्या है। नीचे लिस्ट दी गई है जहाँ से कि आप ये कोड चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर्च भी कर पाएंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति का डिटेल ट्रेड है तो यहाँ से लिस्ट से चूज़ कर सकता है। रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, आपका ट्रेड नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है बिज़नेस की, जैसे कि रामलाल एंड कंपनी है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि किस प्रकार के आइटम में आप जो है ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद इस बिज़नेस को ऐड करेंगे। इस प्रकार आप सभी बिजनेस कोड ऐड करने के बाद यहाँ कंफर्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी ग्रीन हो गया है टिक मार्क। तो अब आप अगली टैब फिल करेंगे, यानी कि पार्ट ए बैलेंस शीट आपको फिल करनी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे BS में। तो दोस्तों पार्ट ए बैलेंस शीट में आपको सोर्सेज ऑफ द फंड एंटर करने हैं और एप्लीकेशन ऑफ द फंड। यदि आप बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं आप दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन दिया गया है। तो आप जब एंटर करेंगे एक्चुअल फिगर्स एंटर करेंगे वहाँ पे 31 मार्च 2022 की लास्ट ईयर की फिगर हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है ITR के लिए। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव हेड के अंतर्गत जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हैं उसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डिटेल डालेंगे, लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल एंटर करनी है। यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के शेड्यूल की ग्रॉस वैल्यू अलग से एंटर करनी है, डेप्रिसिएशन अलग से एंटर करना है। और यदि कोई हेडिंग नहीं दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न में तो आपको जो रेलेवेंट हेडिंग है उसके लिए ढूंढ के उसमें एंट्री करनी है। तो सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब है कि लाइबिलिटीज़ की डिटेल आपको एंटर करनी है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ एक्स्ट्रा है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये आप एंटर करेंगे। तो सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब है कि आपको लाइबिलिटीज़ की डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि प्रोप्राइटर की कैपिटल क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस एक्स्ट्रा जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, या फिर लोन फंड्स यानी कि कोई लोन लिए गए हैं तो इसकी सब बाइफिकेशन यहाँ पे दी गई है, बैंक से कितने लिए गए हैं अदर देन बैंक सिक्योर लोन एक्स्ट्रा। तो आप ये सभी डिटेल एंटर करके ऐड करेंगे। इसी प्रकार एप्लीकेशन ऑफ फंड के लिए आप डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ ग्रॉस ब्लॉक फिक्स्ड एसेट का दिखाना है, उसमें से डेप्रिसिएशन कम करके दिखाना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डिटेल आप यहाँ पे हेडवाइज एंटर करेंगे। करंट एसेट लोन एडवांसेस की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इट एक्स्ट्रा। तो ये डिटेल आप हेडवाइज एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए करंट लाइबिलिटीज़ की डिटेल आपको यहाँ से ही लेस करनी है। करंट एसेट जब यहाँ पे टोटल आ जाएंगे तो उसमें से आपको करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो लेस करके दिखानी है इस बैलेंस शीट में, और उसके बाद आप की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएंगी सोर्स एप्लीकेशन में। लेकिन यदि आप अकाउंट ही नहीं मेंटेन करते, नो अकाउंट केस है, तो उस केस में भी आपको डिटेल जो एंटर करनी होती है 31 मार्च 2022 को आपके पास जो डिटेल है, जैसे कि सन्डी डेटर कितने हैं आपके, क्रेडिटर कितने हैं, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश
बैलेंस, इसकी डिटेल आप यहाँ एंटर करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिजनेसमैन को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है यदि वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है और पिछले 3 साल में उसकी कभी भी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हुई है या उसकी ग्रोस टर्नओवर या रिसीट पिछले 3 सालों में कभी भी 25 लाख रुपए से ज़्यादा हुई है। लेकिन यदि वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, जैसे कि कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में यदि पिछले 3 साल में कभी भी उसकी इनकम 1,20,000 से ज़्यादा हुई है या फिर पिछले 3 साल में कभी भी उसकी ग्रोस सीट या टर्नओवर 10 लाख रुपये से ज़्यादा हुई है, तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज उसका नो अकाउंट केस होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति का नो अकाउंट केस है और उसका जो कैश बैलेंस है 31 मार्च 2022 को 15,000 है, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ कंफर्म करेंगे तो उसके बाद यहाँ ओके करेंगे। तो दोस्तों, जब हमने जनरल इन्फॉर्मेशन भरी थी पार्ट ए, वहाँ पे हमने आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे नो सेलेक्ट किया था, इसलिए हम नो अकाउंट केस के अंतर्गत बैलेंस शीट फिल कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पे येस करेंगे तो उस केस में आपको जो सोर्सेज ऑफ द फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो एंटर करने हैं, यानी कि एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल एंटर करनी है। दोस्तों देखिए, पार्ट ए बीएस जो है वो कंफर्म हो गई है। तो अब आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फिल करना है यदि आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट फिल करेंगे। यदि आप ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए सर्विस सेक्टर है आपका, तो आप ये पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप जो है शेड्यूल फिल करेंगे, जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है पार्ट ए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जहाँ पे कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री दिखाते हैं, वैल्यू स्टॉक की, जैसे कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद परचेज दिखाएंगे, नेट ऑफ रिफंड, ड्यूटी ऑफ टैक्स, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस की। जिसके बाद की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे आएगा अमाउंट, वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे टीए यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंटर करनी है, यानी कि जो भी आपकी सेल्स है, टर्नओवर है, वो आप यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। और यदि ड्यूटी, टैक्सेस, सेस रिसीव्ड या रिसीवेबल हैं, इंस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो उनकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो उसके बाद आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है, फिनिश स्टॉक का यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपका टोटल आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे एंटर करेंगे फिनिश गुड्स का और यहाँ परचेजेज एंटर करेंगे, नेट ऑफ रिफंड, ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पे आप जो एक्सपेंसेस हैं वो एंटर करेंगे, जैसे कि कैरेज, पावर एंड फ्यूल, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो है गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में आपने अभी जैसे सेल्स में सेल टैक्स या जीएसटी जो ऐड किया है, तो उसी प्रकार जो परचेज से रिलेटेड जीएसटी है वो आप यहाँ पे सेपरेटली दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कौन कौन सी टैक्सेस आपने पे किए हैं। दोस्तों, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से यहाँ पे आई है, जैसे कि हमने अभी पिछली आपसे डिस्कस किया था पिछली स्क्रीन में। तो उसके बाद ये जो ग्रोस प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट से, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप यहाँ कंफर्म करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आपको पार्ट ए यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल करना है। यहाँ पे प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, इसके 3 पार्ट हैं। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज आप यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन यदि आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 44 AD, A 44 AE, जहाँ पे कि आप डीम्ड इनकम 8% एक्स्ट्रा दिखाते हैं, तो आप ये जो प्रिजम्पटिव इनकम का शेड्यूल फिल करेंगे। यदि नो अकाउंट केस है आपका, तो आप यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे। तो मान लीजिए टैक्स पेयर ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे जो शेड्यूल दिए गए हैं इनमें जो इस इनकम का बाइफर्केशन होगा 31 मार्च 2022 तक जो उन्होंने इनकम अर्न की है फॉर द पीरियड, वो उन्हें एंटर करनी है। इसी प्रकार जो एक्सपेंसेस हैं वो उन्हें एंटर करने हैं यहाँ पे ITR 3 में। दोस्तों, क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ये डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ जाएगा। अदर इनकम जैसे कि रेंट, कमीशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इनकम एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसी प्रकार जो डेबिट है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पे एक
एक्सपेंसेस की डिटेल ऐड करेंगे, जैसे कि फ्रेट आउटवर्ड, कंजम्पशन ऑफ स्टोर, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर, बिल्डिंग, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़ यानी कि सैलरी, वेजेस, बोनस, टैक्स जो भी आपने पे किए हैं। इसी प्रकार जो इंश्योरेंस की डिटेल है वो आप एंटर करेंगे, और एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एक्स्ट्रा के जो खर्चे हैं वो आप एंटर करेंगे। इसी प्रकार जो कमीशन है उसके आप एक्सपेंसेस यहाँ पे एंटर करेंगे P&L में। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो इसके अलावा जो और खर्चे हैं जैसे कि रॉयल्टी के खर्चे हैं या फिर प्रोफेशनल फ़ीस, कंसल्टेंसी फ़ीस आपने पे किया है, होटल, ट्रैवलिंग, फॉरेन एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस, टेलीफोन, क्लब एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप, गिफ्ट डोनेशन, रेट एंड टैक्सेस जो है पेड और पेबल टू द गवर्नमेंट, जैसे कि सर्विस टैक्स, GST, एक्स्ट्रा ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, ये सभी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इंटरेस्ट की जो आपने पेमेंट की है उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स जो कि कंपनीज के केस में टैक्स एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है या बैलेंस शीट में, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आप ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं या फिर ITR 3 में भी प्रिजम्पटिव इनकम की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस है रिटेल ट्रेड का 44 AD आप ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप बैंक के थ्रू आपने कितनी पेमेंट ली है, अदर मोड से यानी कि कैश में कितनी ली है वो एंटर करेंगे। मान लीजिए 20 लाख रुपीज़ बैंक के थ्रू सेल जो हुई है और 10 लाख रुपीज़ जो है अदर देन बैंकिंग मोड यानी कि कैश में हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी और इसके ऊपर जो 6% है वो आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि जो बैंकिंग चैनल से आपने रिसीव की है टर्नओवर उसका 6% अमाउंट या फिर उससे ज़्यादा। तो मान लीजिए 1,23,000 हम यहाँ शो कर रहे हैं और यहाँ पे जो अदर देन कैश हुई है उसका 8% आपको कम से कम डीम्ड इनकम दिखानी है या फिर उससे ज़्यादा आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 88,000 हम दिखा देते हैं। तो इस प्रकार हमारी टोटल डीम्ड इनकम आ जाएगी यहाँ पे, जिससे कि आप सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर टैक्स जो कैलकुलेट किया जाएगा 44 AD के अंतर्गत। इसके अलावा यदि आप प्रोफेशनल हैं तो उस केस में यहाँ पे प्रोफेशन 44 ADA के अंतर्गत भी सिमिलर आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति की ग्रोस एसेट जो है 25 लाख है तो यहाँ 50 लाख रुपए तक ये 44 ADA ऑप्ट किए जा सकते हैं, जहाँ पे कि कम से कम 50% आपको इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है। आप उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये एंटर करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। और यदि आपका गुड्स कैरेज का बिजनेस है तो अप टू 10 गुड्स कैरेज आप 44 AE के अंतर्गत जो डिटेल है वो दिखा सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड, टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है व्हीकल का और क्या ओन व्हीकल है, लीज्ड व्हीकल है, हायर्ड है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और मेट्रिक टन में यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी भी एंटर करनी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही जो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत टैक्स है वो आपको पे करना होता है, यानी कि 1000 पर टन पर मंथ इन केस टनेज कैपेसिटी एक्सीड 12 मेट्रिक टन। यदि इससे कम है तो 7500 पर मंथ जो है या से ज़्यादा का अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लीजिए 13 टन जो है कैरिंग कैपेसिटी है तो नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे आपने ऑन किया व्हीकल 12 मंथ्स के लिए, और यहाँ पे आपको 1000 पर मेट्रिक टन फॉर 12 मंथ्स तो 1,56,000 का अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो इसे आपको ऐड करना होगा। तो अगला जो केस है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो है नो अकाउंट केस। तो यहाँ पे भी आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस केस में आप की जो टर्नओवर है वो एक्सीड नहीं करती है 25 लाख से ज़्यादा, आप इंडिविजुअल और HUF हैं पिछले 3 साल में, और इनकम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको बताना होता है कि थ्रू बैंकिंग चैनल आपने कितनी ग्रोस एसेट ली है और अदर मोड से कितनी ली है। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आपको डिक्लेयर करना होता है कि कितना आपको ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 5 लाख का जो है ग्रोस प्रॉफिट है, उसमें से जो 3 लाख के आपके एक्सपेंसेस हैं तो नेट 2 लाख की ही आपके नेट प्रॉफिट हुआ, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है वो यहाँ पे इसी प्रकार से डिटेल एंटर करेगा नो अकाउंट केस में। लेकिन यदि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है
जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग की गई है शेयर्स की एक्स्ट्रा, तो उस केस में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर यहाँ पे एंटर करके नेट इनकम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से आप रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद अगला शेड्यूल है शेड्यूल सैलरी। यदि आपको सैलरी मिली है तो आप ये शेड्यूल फिल करेंगे, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, या फिर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई की है, अपने हाउस लोन लिया हुआ है, तो आप ये शेड्यूल फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियोस हाउ टू फाइल ITR 1, ITR 2, ITR 4 जो वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कैपिटल गेन हुआ है तो शेड्यूल DCG डीम्ड कैपिटल गेन और शेड्यूल कैपिटल गेन ये फिल कर सकते हैं CG का। और यदि आपने इक्विटी शेयर्स एक्स्ट्रा सेल किए हैं तो शेड्यूल 112A होता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन आपको हुआ है तो इस पर मेरी आप सेपरेट वीडियोस हाउ टू फाइल ITR 2 जो वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो आप शेड्यूल अदर सोर्सेज OS फिल करेंगे। यदि दोस्तों आपको कोई शेड्यूल यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपने स्टार्टिंग में टिक नहीं किया होगा। सबसे नीचे आके ऐड मोर शेड्यूल आप कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप जो रिस्पेक्टिव है, बिजनेस है, डेप्रिसिएशन है, डिडक्शन है, कौन सा शेड्यूल आपका नहीं आ रहा है वो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कि शेड्यूल क्वांटिटेटिव डिटेल का नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। यदि आपका टैक्स ऑडिट हुआ है तो ये आप बात जो है वो ध्यान में रखिए कि शेड्यूल आपको सभी फिल करने हैं। इसी प्रकार ICDS से रिलेटेड शेड्यूल है, यहाँ टिक करके आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ITR 3 बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होती है, तो मैं इस वीडियो में आपसे बिजनेस से रिलेटेड शेड्यूल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे DPM एंड DOA है। यदि आपका डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर एसेट पे तो आप यहाँ पे डिटेल जो है वो एंटर करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन रेट है वही आप क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। तो आप यहाँ पे डिटेल जो है एसेट्स की ऐड करेंगे। यहाँ पे आप ब्लॉक वाइज जो है रेट देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी के। तो आप यहाँ पे ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, सेल ड्यूरिंग द ईयर एक्स्ट्रा इस शेड्यूल में एंटर करेंगे। दोस्तों उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो शेड्यूल CYLA है, यानी कि इनकम आफ्टर सेटअप ऑफ करंट ईयर लॉस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा था और बिजनेस की इनकम आ रही थी। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो बिजनेस इनकम से सेटअप हो गया है। तो हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लॉस जो अदर सोर्सेज से सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी अदर सोर्सेज से इनकम आ रही थी, तो आप इस शेड्यूल को देख सकते हैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके लास्ट में कि कितनी इनकम जो है आफ्टर सेटिंग ऑफ आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ बिजनेस इनकम में से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप होने के बाद जो नेट इनकम बची है ये इनकम, और जो अदर सोर्सेज की इनकम है ये दोनों इनकम ऐड होंगी। तो उसके बाद आप यहाँ कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद है शेड्यूल BFLA, यानी कि ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस ऑफ अर्लियर ईयर जो सेटअप होंगे। लेकिन यदि आपके पिछले सालों के लॉस है तो आप यहाँ पे पहले ये शेड्यूल फिल कीजिए CFL, यानी कि शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो आप इसे जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे लास्ट 8 ईयर्स में आपने जो लॉस हुए हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 15-16 में लॉस हुआ था तो ये यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर एडिट में जाएंगे और यहाँ पे अब आप डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे एंटर करनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने ड्यू डेट से पहले ITR फाइल की है तो ही आपको बिजनेस लॉस जो है वो सेटअप करना अलाउ होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे यदि आपकी लॉस की डिटेल है। तो यहाँ पे जिस साल में लॉस हुआ है उस साल की ITR हमने कब भरी थी वो डेट एंटर करेंगे, अमाउंट एंटर कर देंगे। तो उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर सेट ऑफ का बटन आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका CFL का जो शेड्यूल है वो कंफर्म हो गया है। उसके बाद आपको शेड्यूल BFL पे जाना है, यानी कि ब्रॉडफोर्ड लॉस ऑफ अर्लियर ईयर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिजनेस लॉस है हमारा पिछले सालों का वो करंट ईयर का जो इनकम है उससे सेटअप हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेट इनकम आ गई है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर सेट ऑफ का बटन भी प्रेस कर सकते हैं अगेन। वैसे ऑलरेडी हमने जो CFL है वो वहाँ पे एंट्री कर दी थी। तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल BFLA और CFL जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। तो उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल UD दिया गया है। यदि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है जो साइंटिफिक रिसर्च के एसेट होती हैं सेक्शन 35 के अंतर्गत वही ये शेड्यूल फिल करते हैं, अदरवाइज हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसी प्रकार यदि यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट में लोकेटेड है तो शेड्यूल 10AA के अंतर्गत जो डिडक्शन है वो मिलती है, तो वो ये शेड्यूल फिल करेंगे। तो यदि व्यक्ति ने मेडिक्लेम इंश्योरेंस की है तो शेड्यूल 80D जो है फिल कर सकता है यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने के लिए।
और यदि उसकी कोई और डिडक्शन है जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत है तो शेड्यूल 6A के अंतर्गत वो एंट्री कर सकता है। तो दोस्तों जैसे आप शेड्यूल 6 से जो एंट्री करेंगे यहाँ पे 3 पार्ट है, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी। तो पार्ट बी के अंतर्गत आप यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप डिडक्शन की जो है डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि 80C के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80E जो एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है तो आप जो एप्लीकेबल सेक्शन यहाँ चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट जो एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 1,50,000 की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के अंतर्गत, या जो एक्चुअल अमाउंट है विच एवर इज़ लो तो आप यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। और जो पार्ट सी है इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो डिडक्शन मिलती है जैसे कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जो प्रॉफिट एंड गेन हुआ है एक्स्ट्रा स्पेसिफाइड केस में ही मिलती है। इसके अलावा पार्ट सी एंड पार्ट डी के अंतर्गत जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड डिडक्शन है 80U की वो मिलती है, तो आप अकॉर्डिंगली जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो डिडक्शन क्लेम कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए। अगला शेड्यूल है शेड्यूल SI यानी कि स्पेशल इनकम का शेड्यूल। तो जैसे कि आपको स्पेशल इनकम से कोई गेन हुआ है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर के सेल करने से, तो स्पेशल रेट उनके ऊपर लगता है सेक्शन 112A के अंतर्गत है। तो वो रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 10% या 15% जो भी होगा रेट यहाँ पे। तो अगर आपने जो पीछे शेड्यूल फिल किए हैं कैपिटल गेन के या जो रिस्पेक्टिव शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम पे जो रेट है वो कैलकुलेट किए जाते हैं स्पेशल इनकम पे रेट, तो आप चेक करके कंफर्म कर दीजिए। अगला शेड्यूल है शेड्यूल IF। शेड्यूल IF में आप यदि पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी है, नेम ऑफ द फर्म, पैन नंबर ऑफ द फर्म, क्या फर्म टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, परसेंटेज ऑफ शेयर, अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, कैपिटल बैलेंस 31 मार्च को कितना है। उसके बाद शेड्यूल AMT यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो आपको पे करना होता है यदि आप इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो इसके लिए जो इनकम है वो TI यानी कि पार्ट B TI ये जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है यहाँ से ली जाती है। तो यहाँ से आप इनकम चेक करने के बाद शेड्यूल AMT पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो इनकम है वो आइटम नंबर 14 पार्ट B TI का जो शेड्यूल है वहाँ से आ रही है। और इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो करनी होती है, सेक्शन 115 JC दिया गया है इनकम टैक्स में, तो आप यहाँ कंफर्म कर दीजिए। तो यदि आपने लास्ट ईयर में AMT पे किया है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स तो आप यहाँ पे इसका टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। AMTC के अंतर्गत सेक्शन 115 JD दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, आप इसके लिए रेलिवेंट प्रोविज़न देख सकते हैं। और ये AMT आपने कब पे किया था और वो आपको ईयर वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिखेगा और उसके बाद आप यहाँ कंफर्म करेंगे। दोस्तों जब आप सभी शेड्यूल फिल कर देंगे फिर आपको टोटल इनकम की जो कंप्यूटेशन है चेक करनी है TI यानी कि पार्ट B टोटल इनकम में। तो यहाँ पे आप देखिए सैलरी एड के अंतर्गत यदि आपकी कोई इनकम होगी तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आप व्यू भी कर सकते हैं शेड्यूल को, टिक करने के बाद आप उस शेड्यूल में चले जाएंगे। तो इस केस में टैक्स पेयर की बिजनेस एंड प्रोफेशन से 6 लाख की इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे टोटल इनकम आ जाएगी सभी हेड से। अब यहाँ पे 1,50,000 का उसका लॉस था हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो यहाँ पे आ गया है। और इसके अलावा उसने 1 लाख रुपीज़ का प्रीवियस ईयर का लॉस जो है वो ब्रॉडफोर्ड किया था, तो वो सेटअप होने के बाद यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम आ गई है। और यहाँ पे 80C के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम की थी, यहाँ पे आप शो डिटेल कर सकते हैं इसकी डिटेल जो है। और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी। और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। दोस्तों उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। लेकिन ये टैक्स की कंप्यूटेशन चेक करने से पहले आपका यदि एडवांस टैक्स है या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है तो यहाँ पे यदि वो शेड्यूल नहीं आ रहा है तो आपको ऐड मोर शेड्यूल पे जाना है, यहाँ पे टैक्सेस में जाना है और यहाँ पे जो टिक करना है TDS एंड TCS। तो ये आपका यदि टिक नहीं हुआ है तो आप दोबारा से यहाँ पे टिक जो है वो कर लीजिए और कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टैक्सेस पेड यानी कि TP का जो शेड्यूल है आ गया है। आप इसे क्लिक करेंगे तो यदि आपका TDS है सैलरी का तो यहाँ पे आ जाएगा, यदि नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डिटेल एंटर कर सकते हैं। यदि TDS अदर देन सैलरी है जैसे कि बैंक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे TDS काटा गया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे किस अमाउंट पे कितना TDS जो है वो काटा है। और इसी प्रकार जो TCS की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। यदि आपने कोई एडवांस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और आप यहाँ पे डिटेल ऐड भी कर सकते हैं। यदि कोई डिटेल नहीं आ रही है तो BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर और अमाउंट डाल के
आप ये चालान की डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप ये शेड्यूल चेक कर लीजिए और यहाँ कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद है टैक्स ऑन द टोटल इनकम। तो यदि आपका यहाँ पे टैक्स पेबल आएगा तो आपको चालान के थ्रू पे करना है। जो आप पे कर देंगे तो यहाँ पे टैक्सेस पेड के शेड्यूल में सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल आपको भरनी होगी, चालान सीरियल नंबर एक्स्ट्रा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे कंपटीशन टोटल इनकम जो है, टैक्स ऑन टोटल इनकम आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे देखिए कोई टैक्स नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकम ही 2,50,000 से कम थी। तो यहाँ पे जो टैक्सेस पेड की डिटेल है, शो डिटेल करके आप देख सकते हैं। एडवांस टैक्स है, TDS है, क्या है। तो आपका यहाँ पे रिफ़ंड बन रहा है। तो आप ये रिफ़ंड क्लेम करने के लिए आपका एक बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस एंटर करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे किस कैपेसिटी में यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, सेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव, करता। तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे नीचे जो है आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप शेड्यूल वाइज रिटर्न को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद यदि आपकी कोई एरर होगी तो वो आपकी रिटर्न में यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए एरर आ रही हैं तो आपको इन्हें ठीक करना है। तो आप इनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इन एरर को 1 बाय 1 करेक्ट करेंगे। और जब आपकी सभी एरर करेक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद आपको यहाँ पे JSON फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसे अपलोड कर पाएँ। दोस्तों उसके बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आप ऑफलाइन चूज़ करेंगे, क्योंकि ITR 3 आपने ऑफलाइन जो प्रिपेयर की है। यहाँ पे आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, इसलिए आप ओरिजिनल रिटर्न आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं तो यहाँ पे येस टिक करेंगे, अदरवाइज आप नो चूज़ करेंगे। यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग टाइप ITR 3 आप फाइल कर रहे हैं तो चूज़ करके कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो JSON फाइल आपने बनाई है वो यहाँ पे अटैच करनी है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको E-वेरीफाई करना होता है रिटर्न को। तो आप इमीडिएटली भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो आप अपने आधार के साथ E-वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया गया है तो उस पर OTP जाता है, तो उस केस में आपको बेंगलोर भेजने की ज़रूरत नहीं होती ITR के एक्नॉलेजमेंट साइन करके। इसलिए आप E-वेरीफाई कर सकते हैं आधार OTP के साथ, या फिर नेट बैंकिंग के साथ, बैंक अकाउंट नंबर यदि आपने प्री वैलिडेट किया है, डीमैट अकाउंट के साथ। दोस्तों यदि आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई फाइल में ही इनकम टैक्स रिटर्न में E-वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन है, बाद में भी कर सकते हैं रिटर्न E-वेरीफाई। यदि आप E-वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो जो रिटर्न आपने फाइल की है वो ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करके आप ये एक्नॉलेजमेंट और जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।